नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पेशकश में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आपका मनपसंद चहेता कार्यक्रम, जहां पर आपको अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हर सवाल मिलता है। कौन सा शेयर होल्ड करना है, किसे बेच देना है, किस में बने रहना है और किस में खरीदारी करनी है, सारे जवाब आपको एक ही जगह पे मिलते हैं और आज भी मिलेंगे। हमसे सवाल पूछने का तरीका है बेहद आसान। 70452200 पर बस आपको अपना सवाल व्हाट्सएप करना है और आपको मिल जाएगा उसका जवाब। इसके अलावा फेसबुक एक्स पर अगर हमें लाइव देखते हैं तो फिर वहां पर कमेंट बॉक्स में जाके सीधे सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश इसी शो में जवाब हो जाए, नहीं तो फिर आगे। और इसके अलावा ढेर सारा ज्ञान आपको यहाँ पर मिलता है। आपकी मार्केट स्ट्रेटजी बनाने के लिए किस तरीके का कारोबार बाजार में हो सकता है, कैसे पहले से एक अंदाजा लगा के आप एक सुरक्षित और मुनाफे वाला ट्रेड ले सकते हैं। तो आज भी ये सारी बातें होंगी ही होंगी। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे ग्लोबल कैपिटल मार्केट के गौरव शर्मा। उनसे आपके सवालों के जवाब देंगे, गुरुवार के लिए आपकी स्ट्रेटजी तैयार करवाएंगे और साथ ही कुछ और स्पेशल सजेशन उनकी तरफ से, या जो स्टॉक्स वो आपके लिए रिकमेंड करेंगे कि भाई आप यहाँ पे ध्यान रखिए। तो ये सारी बातचीत गौरव जी के साथ। आप वहीं गए हैं, आपने उन्हें देख लिया, लेकिन वो बातचीत शुरू करें उससे पहले जरा आज के बाजार पे एक नजर डाल लेते हैं। तो आज बाजार में एक मजबूती वाला दिन था, लेकिन आखिरी घंटे में प्रॉफिट बुकिंग आई, बाजार को ढलान पर लेकर गई। ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली के चलते सेंसेक्स निफ्टी अपने दिन की बढ़त को कायम नहीं रख पाए। सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि ऊपर हो सकता था, जबकि निफ्टी तो लाल में ही चला गया। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज दबाव रहा, वहीं बैंकिंग शेयरों में ऊपरी स्तरों से बिकवाली आई। थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं हमारी सहयोगी रक्षा रावत के साथ। हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन यानी 2 एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन क्रूड में नरमी थी, जिसकी वजह से बाजार में सुबह से ही शानदार तेजी देखने को मिली। लेकिन एमफी का डेटा आया इंट्राडे में और वहां से मूड खराब होता हुआ नजर आया। आखिरी के 1 घंटे में ऊपरी स्तरों से बाजार फिसला और अगर क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी में 30 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। बैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी बैंक 100 अंक कमजोर होकर बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज दबाव ज्यादा रहा है, तो यहाँ पर भी एक खराब क्लोजिंग देखने को मिली है। आज के सेक्टोरियल पिक्चर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आज का सेक्टर ऑफ द डे बना एफएमसीजी, यहाँ पर 1% के मूव्स देखने को मिले। इसके अलावा सभी जगह देखें तो पिक्चर काफी खराब रही। मेटल, आईटी, रियलिटी, पीएसयू, डिफेंस, हर जगह हमें निराशा देखने को मिली। अगर आज के निफ्टी लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी लूजर में शामिल है हिंडाल्को मेटल पैक से कोल इंडिया, इन्फोसिस और ओएनजीसी जैसे काउंटर। अगर आज के चुनिंदा गेनर्स की बात करें तो यहाँ पर नेस्ले इंडिया एफएमसीजी पैक से दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते यहाँ पर मूव्स देखने को मिले। इसके अलावा एचयूएल बैंकिंग सेक्टर से एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक रहे जिनमें गेन्स देखने को मिले, जिन्होंने निफ्टी को सपोर्ट किया। अगर बात करें मेटल सेक्टर्स की तो वहां पर जो चुनिंदा काउंटर्स थे जिनमें गिरावट देखने को मिली, हिंडाल्को, वेल्सपन कॉर्प, हिंदुस्तान जिंक और जिंदल स्टील, ये सारे काउंटर थे जिन्होंने मेटल को सपोर्ट नहीं किया। एफएमसीजी को कौन से काउंटर्स ने सपोर्ट किया वो देख लेते हैं। नेस्ले इंडिया, एचयूएल, कोलगेट, गोदरेज कंज्यूमर, सब जगह अच्छे मूव्स देखने को मिले। तो एफएमसीजी इकलौता पैक बना जिसने निफ्टी को थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, लेकिन ड्रैग किया आईटी, मेटल, रियलिटी, पीएसयू बैंक, इन सारे काउंटर्स ने। राइट, और इसके साथ ही बात कर लेते हैं कि आज एफआईआई डीआईएस ने किस तरह का कॉल लिया। तो एफआईआई अपने मूड के मुताबिक, अपनी आदत के मुताबिक फिलहाल के लिए बिकवाली ही करते नजर आए। 2124 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली डीआईएस ने, लेकिन उसके सामने एक अच्छी खरीदारी की। 3123 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी करते हुए नजर आए और बाजार को एक हद तक संभालने का काम भी किया। तो ये तो हुए आज के बाजार की बात, लेकिन अब गुरुवार को बाजार किस तरीके का रुख करता है उसको भी जान लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम गौरव जी से बातचीत करेंगे। तो गौरव सर, ठीक ही दिन था बाजार के लिए, आज ज़्यादा गेंस ले सकता था, एक ज़्यादा बेहतर स्थिति में अपने आप को ला सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बट गुरुवार के लिए क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं? विक्रम जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू। सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आपने बिल्कुल सही कहा, ये अन्यथा एक अच्छा दिन हो सकता था। फर्स्ट हाफ के अंदर बाजार ने एक अच्छी शुरुआत देकर हायर लेवल्स पे होल्ड किया। 23,400 जो एक रेजिस्टेंस मार्क था उसे सरपास करने में भी कामयाब हुआ, पर अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर होल्ड नहीं कर पाया और वहां से हमें एक अच्छी खासी बिकवाली का दौर देखने को मिला। बैंक निफ्टी जो कि एक कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा था कल के सेशन में भी और आज के सत्र में भी, उसके अंदर भी हायर लेवल से बिकवाली का दौर हमें देखने को मिला।
गोइंग अहेड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं दैट यहां से कुछ प्रॉफिट टेकिंग और आ सकती है बाजार के अंदर। निफ्टी के अंदर अब यहाँ 23,100 23,100 स्पॉट लेवल्स एक इंपॉर्टेंट लेवल बनकर आगे आएगा। कल के सत्र में उस लेवल को होल्ड करना जरूरी है, अन्यथा बाजार के अंदर स्टीप सेल ऑफ टुवर्ड्स 22,800 ऑड लेवल्स हमें तुरंत ही देखने को मिल जाएगा। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट डे। कल का दिन और इवन फ्राइडे का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक होगा, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट डेज हैं। 23 मार्क होल्ड होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वीकली क्लोज उसके नीचे आया तो इवन इट विल बी फर्दर नेगेटिव। जी, बैंक निफ्टी के लिए क्या सलाह रहेगी सर? यस, बैंक एक्स की जहां तक बात करें, सुबह के हिसाब से ऐसा देख के लग रहा था कि ये 55,800 इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क की तरफ जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ये रन अप फिजल आउट होता हुआ दिखाई दिया और एक खासी बिकवाली आई वहां पे और निचले स्तरों पे आके बंद हुआ। कल के सत्र में अगर बैंक एक्स के अंदर 54,800 स्पॉट का लेवल टूटता है तो फर्दर गिरावट एक्सटेंड होगी। वहां पे हमें एक ट्रेड मिल सकता है 401 पॉइंट का डाउन साइड का शॉर्ट सेल करके प्ले करने के लिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें तो बैंक एक्स के अंदर ज्यादा है निफ्टी के कंपैरिजन में। बैंक एक्स काफी ज्यादा बेहतर तरीके से प्लेस नजर आ रहा है। पीएसयू बैंक्स की तरफ से भी, स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पिछले 2-3 सेशंस में अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखा। साथ ही साथ के अंदर एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इन शेयर्स के अंदर भी हमें तेजी का माहौल दिखा, जिसके चलते बैंक एक्स को एक अच्छी मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहा, जो कि आज स्लाइटली फिजल आउट हुआ है, बट स्टिल इट इज वेरी वेल प्लेस्ड। तो ये ब्रॉडर मार्केट्स की बात हो गई। अब थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक कॉल भी पूछ लेते हैं गौरव जी से। पर्टिकुलर स्टॉक सर जहां आप कल नजर रखेंगे? जैसे मैंने विक्रम जी कहा कि कॉशियस अप्रोच मेंटेन करके चल रहा हूं, तो मैं एक बाय शेयर और एक सेल की तरफ का शेयर का चुनाव किया है। पहले सेल की तरफ के शेयर की चर्चा कर लेते हैं। शॉर्ट सेल पोजीशन के लिए आज के सत्र में कहीं ना कहीं भेल एक हमें काफी इंटरेस्ट दे रहा है। 5% की गिरावट भेल के शेयर में आई है आज, और कहीं ना कहीं ये एक ब्रेकडाउन लेवल भी है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। अगर मैं ओआई फ्रंट की बात करूं तो भेल के अंदर आज बहुत ज्यादा तो नहीं, लगभग 1% का ओपन इंटरेस्ट भी देखने को मिला। इसका इशारा यह है कि शॉर्ट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, फ्रेश शॉट्स इनिशिएट हुए हैं। देयरफॉर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसके अंदर अभी गिरावट का दौर एक आध दिन और कंटिन्यू कर सकता है। देयरफॉर शॉर्ट करने की सलाह रहेगी भेल पे। 360 रुपए का स्टॉप लॉस और 360 का टारगेट एंड 392 के स्टॉप लॉस के साथ हम पोजीशन बना सकते हैं भेल के अंदर। अब जो शेयर मुझे बाय के लिए पसंद आ रहा है, दैट इज, इसका सिंबल है ABSL AMC। ये आदित्य बिरला की लाइफ इंश्योरेंस AMC कंपनी है। इसके अंदर आज बहुत ही अच्छा मूव रहा, अगेंस्ट द मार्केट बिल्कुल टॉप पे ट्रेड किया, अपने हाइस के लगभग नजदीक जाके बंद हुआ और ये उच्चतम स्तर है 52 वीक हाईएस्ट पीक पॉइंट के बिल्कुल नजदीक ट्रेड कर रहा है, जिससे हमें यह भी इशारा मिलता है कि शेयर एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में चल रहा है और बाजार के विपरीत इसने अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखी है। एट ए करंट लेवल ऑफ 1110 हमें काफी अट्रैक्टिव लगता है ये स्टॉक। बाय की सलाह रहेगी। 1075 का स्टॉप लॉस लेके 1200 करीब के टारगेट्स हम इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस। राइट, दो स्टॉक यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं गौरव जी। पहला आपके सामने एबी सन लाइफ AMC का टारगेट्स यहाँ होंगे 1200 रुपए के और 1075 पे लग जाएगा स्टॉप लॉस। के अलावा दूसरा था भेल का फ्यूचर, भेल वायदा जून, और यहाँ पर बेचने की यानी कि बिकवाली की सलाह है। टारगेट्स होंगे 360 और स्टॉप लॉस लगेगा 392 पर BHEL फ्यूचर्स जून वायदा। ठीक है जी, ये तो हो गए वो शेयर्स जिन पे कल आप भी ध्यान रख सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस आपके साथ गौरव सर ने शेयर कर दिए, लेकिन अब आपके सवालों का वक्त हो गया है। सो हमारे पहले कॉलर है मिस्टर रमेश, कॉल है अजमेर राजस्थान से। रमेश जी, स्वागत है आपका, बताइए अपने स्टॉक्स और सवाल। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल है HAL पे हेल। मेरे पास 7 शेयर लिए हुए हैं 4725 की रेट में। ये मतलब इसके बारे में जानना है कि क्या इसमें आगे मोमेंटम आएगा क्या, क्योंकि 2 बार 4800 के करीब जाके वापस रिवर्स हो गया। और दूसरा शेयर है HDFC बैंक, वो मेरे पास 796 में है 21 शेयर। तो क्योंकि ये भी PSU बैंक सारे चले लेकिन HDFC बैंक नहीं चल पा रहा है, तो उसके बारे में जानना था भाई ये आगे और है क्या इसमें संभावना चलने की।
राइट, तो करंट जो भी मूवमेंट हो रही है बैंक निफ्टी में, पीएसयू बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, आपका ऑब्जर्वेशन सही है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स के साथ थोड़ी दिक्कतें हैं। तो चलिए पहले एचडीएफसी बैंक की बात कर लेते हैं। तो गौरव जी, इनके पास 21 शेयर है 796 के भाव पर, 50 रुपए के आसपास का लॉस है। अभी फिलहाल तो प्राइवेट बैंक्स थोड़े से मंदे हैं, लेकिन क्या बैंक निफ्टी आगे चलता है या मजबूती दिखाता है, तो इन बैंक्स का भी नंबर लगेगा, जिसमें एचडीएफसी का सवाल है यहाँ। विपिन जी, फर्स्टली अपॉलॉजीज, मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस नहीं किया। एंड अब आते हैं अपने व्यूअर क्वेरी की तरफ। एचडीएफसी बैंक की उनकी क्वेरी है। दिग्गज दोनों ही बैंकिंग सेक्टर के, एचडीएफसी बैंक हो चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं रही है ऑफ लेट। लेकिन एक अच्छी डेवलपमेंट इन सब गहराती हुई नेगेटिव डेवलपमेंट्स के बीच, जो कि जिन्होंने एचडीएफसी बैंक को ऑफ लेट सराउंड किया है, वो ये है कि ये अपने सपोर्ट टेरिटरी के नजदीक आ गया है। यहाँ से मुझे डाउन साइड बहुत ज्यादा नजर नहीं आती है। एट ए करंट प्राइस ऑफ 747 क्लियरली होल्ड की सलाह रहेगी। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स इसके 680 से 700 की रेंज के हैं, तो वो गिरावट आई तो वहां कहीं ना कहीं ये सेटल होती हुई नजर आएगी। आई डोंट रियली थिंक कि बड़े चार्ट फ्रेम्स पे, वीकली और मंथली चार्ट फ्रेम्स पे यहाँ से ब्रेकडाउन आएगा इस स्टॉक के अंदर। देयरफॉर होल्ड की सलाह रहेगी, कीप ए स्टॉप लॉस एट 680। तो एचडीएफसी बैंक को रखिए, अच्छा काउंटर है। इनफैक्ट कई बार दिक्कतें होती हैं, लेकिन अभी होल्ड करने की सलाह, 680 रुपए का स्टॉप लॉस, और इसे फिलहाल के लिए आप रखिए। दूसरा आपका सवाल था एचएएल पे, और वहां पर आपके पास 7 शेयर है 4725। गौरव साहब ये कह रहे हैं कि बार बार ये 4800 के आसपास जाता है काउंटर, वहां से एक रिवर्सल ले लेता है। 500 रुपए से ज्यादा का लॉस फिलहाल इनको हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई बार 4800 मार्क के अराउंड से इस स्टॉक ने रेजिस्ट किया है और प्रॉफिट टेकिंग आती है और स्टीप प्रॉफिट टेकिंग आती है। अभी भी इस बार ऑफलेट यही चीज हुई है। कहीं ना कहीं एचएएल की जो वैल्यूएशंस हैं स्लाइटली ऑन द हायर साइड है, इन लाइन विद मोस्ट ऑफ द अदर डिफेंस स्टॉक्स। तो अभी चलने में हाल फिलहाल में मुझे बहुत ज्यादा तेजी तो नहीं नजर आती इसके अंदर, लेकिन जिस हिसाब से ऑर्डर बुक कंपनी की चल रही है, एक लंबे समय में अगर आप कंसिडर करें, क्योंकि डिफेंस पैक को हम एक इस स्टोरी की तरफ देख रहे हैं जो कि 2 से 3 साल के निवेश के हिसाब से देखी जाए, रादर देन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से, तो अगर आप उतनी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं तो बेटर है आप बने रहें। अगर आपका होल्डिंग पीरियड इससे छोटा है, आप मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ट्रेडर हैं, तो बेहतर है आप 4100 का स्टॉप लॉस जरूर ले लें। ठीक है जी, तो 4100 का स्टॉप लॉस ले लें और बने रहें फिलहाल इसके अंदर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का ये शेयर, एचएएल का शेयर, और जो सलाह दी है गौरव जी ने उस पर रहें। फिर एक बार अगर आपके स्तर आते हैं तो हम दोबारा बातचीत करेंगे। 4100 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह। राइट, ये दोनों सवाल हो गए रमेश जी के। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर है मिस्टर अरविंद फ्रॉम गुरुग्राम। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल बताएं प्लीज। हाँ जी, नमस्कार गौरव जी। नमस्कार जी, बताइए। हाँ, मेरे पास 600 शेयर्स हैं वेदांता के। ये मैंने परचेज किए थे सितंबर 22 के अंदर। ओके। और ये 260 एट द रेट ऑफ 260, और आजकल रेट इसका 300 के करीब चल रहा है। मेरे ख्याल से ये आफ्टर डीमर्जर है, तो मैं क्या करूं, इसको अभी होल्ड करूं या क्या करूं? ठीक है, मुनाफा तो है आपको करीब 40 रुपए के आसपास का, लेकिन क्या आगे चार्ट्स कह रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आप होल्ड करेंगे कि सेल करेंगे। गौरव सर, क्या सलाह होगी यहाँ पर, उन्हें और होल्ड करना चाहिए वेदांता को? अरविंद जी नमस्कार, गुड इवनिंग। वेदांता के अंदर आपने सही कहा, डीमर्जर है, 4 कंपनियां इसके अंदर अलग हो रही हैं, 4 बिजनेसेस अलग हो रहे हैं। यहाँ से क्लियर कट एक वैल्यू अनलॉकिंग का सिनेरियो है ये इस कंपनी के लिए। बहुत ही शानदार वैल्यू क्रिएट की है वेदांता के शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए। अगर पिछले 4-5 सालों का ही मैं एक व्यू पॉइंट लूं तो 20 रुपए की तेजी चलते चलते 360-370 के भाव तक आगे एक्सटेंड हुई है। क्लियर मल्टी बैगर साबित हुआ है ये एक लार्ज कैप स्क्रिप्ट। अब जो कि इसके अंदर 4 कंपनियों का विभाजन होगा, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जुलाई एंड तक आते आते कहीं ना कहीं उनकी लिस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपको होल्ड करना चाहिए अपनी पोजीशन को। कोई भी यहां से गिरावट अगर दिखती है आपको 261, 260-80 की रेंज में, और आपके पास उस समय स्पेयर कैश है, तो आप डिप्स पे ऐड भी कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को।
राइट तो फिलहाल तो होल्ड करने की सलाह है। इनफैक्ट डिप पे बाय करने की भी सलाह दे रहे हैं कि 260 से 280 के बीच में कहीं भी आपको ये काउंटर मिलता है तो इसे और ऐड कर सकते हैं। बाकी तो फिलहाल आपको इसे होल्ड करना है और बाकी एक्सप्लेन किया उन्होंने डीमर्जर के बाद कैसे वैल्यू अनलॉक हुई है और आगे कितना पोटेंशियल उन्हें नजर आ रहा है इस शेयर के अंदर। तो फिलहाल होल्ड कीजिए वेदांता को। अगले कॉलर है मिस्टर श्याम व्यास और कॉल आ रही है अहमदाबाद से। व्यास जी नमस्कार, सवाल बताएं प्लीज। थैंक यू। मैंने एनएमडीसी का लिया हुआ है शेयर और 96 के भाव से लिया है, अभी थोड़ा गिर गया है तो क्या कर सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ? राइट गिरा है थोड़ा सा, 7.5 रुपए का नुकसान है आपको। 415 शेयर हैं, 96 पे लिया, अभी 88 का क्लोजिंग आज का। एनएमडीसी में क्या करना होगा गौरव जी? क्लियर कट होल्ड की सलाह होगी। मेटल शेयर्स के अंदर अभी थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का माहौल चल रहा है पूरे के पूरे ओवरऑल मेटल के अंदर। अगर मैं बेस मेटल प्राइसेस की भी बात करूं जो डोमेस्टिकली एमसीएक्स पे ट्रेड होते हैं तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत जिंक में, एल्यूमिनियम में, कॉपर में प्रॉफिट टेकिंग चल रही है, ऊपरी स्तरों से बुकिंग आ रही है। देयरफॉर उसके चलते हम ये जो जितने भी कंपनीज हैं जो कि एक्सप्लोरेशन बिजनेस में है या आगे रिफाइंड प्रोडक्ट्स को सेल के बिजनेस में है, आयरन ओर के बिजनेस में है, उसमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग का दौर नजर आ रहा है। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एनएमडीसी, वेरी फेयर वैल्यूड, काफी चीप वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है कंपनी। 10 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है, केवल 2.5 का बुक वैल्यू है कंपनी का। आई थिंक दीज आर वेरी अट्रैक्टिव लेवल्स। यहाँ से एग्जिट की सलाह बिल्कुल भी नहीं होगी। निश्चिंत होकर अपनी पोजीशन को होल्ड करें। थोड़ी बहुत गिरावट 85-86 तक और एक्सटेंड होती हुई आ सकती है, बट उससे ज्यादा का मैं डाउन साइड का मूव नहीं देख रहा हूं। साथियों, इतने लंबे समय तक मां भारती की सेवा का सौभाग्य मिलना ये ईश्वर की विशेष कृपा से ही संभव हो सकता है। और मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही ईश्वर का रूप है। और इसलिए मैंने इस सेवा कार्य को हमेशा एक साधना के रूप में ही देखा है। और ये साधना भी एकाकी नहीं रही है, ये एक सामूहिक यज्ञ है जिसमें आप सब ने और अनेकों साथियों ने कर्तव्य भाव से अपना योगदान दिया है। मैं आज इस यात्रा के ऐसे सभी साथियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं। साथियों, इस अवसर पर एनडीए परिवार के सदस्यों ने एक रिजोल्यूशन भी पेश किया है। ये आप सबकी आत्मीयता और उदारता है, क्योंकि मैं इस यात्रा को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं मानता हूं। ये हर दृष्टिकोण से हम सबकी सामूहिक उपलब्धि है। ये एनडीए के हर घटक दल की एक समान उपलब्धि है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव को आप सभी को भाजपा समेत हमारे एनडीए परिवार के सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं। साथियों, भारत की जनता का निरक्षीर विवेक हमेशा अद्भुत रहा है। देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता का महत्व समझा है। ये जनता जनार्दन की परिपक्वता ही है कि उसने लंबे समय तक मुझे
इस तरह जनता की सेवा का अवसर दिया। 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल-पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, साल 2014 में जब एनडीए की जीत हुई थी, तब मैंने कहा था कि आज देश के सामान्य मानवी में एक नई आशा का उदय हुआ है। इस आशा का, इस उम्मीद का संरक्षण हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व था। देश के लोगों ने कांग्रेस के विश्वासघात के बाद अपना भरोसा हमें सौंपा था। मुझे आज संतोष है, गर्व है कि एनडीए परिवार के तौर पर हमने देश के विश्वास को हमेशा और मजबूत किया है। दो 2014 में आशा का उदय होता सूरज आज नए आत्मविश्वास के प्रकाश पुंज में बदल गया है। भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नीयत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे। और मैं मानता हूं, कल जो गरीब था, आज जो न्यू मिडिल क्लास बना है, उसे अब हमें पीछे नहीं होने देना है। इसलिए सरकार के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते हमें दिन रात काम करना है, परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। और इस संकल्प के साथ कि 140 करोड़ का ये देश हमसे जो उम्मीदें लगाए बैठा है वो जरूर पूरी हो। भारत का युवा, भारत की नारी शक्ति, भारत का मध्यम वर्ग, भारत के किसान, सबकी आकांक्षाएं, उनकी एस्पिरेशंस हमें पूरी करनी है। आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। साथियों, एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश
कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। और बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट, यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया। जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय। साथियों, पहली बार अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई, तब जाकर हमें एक झलक दिखी कि विकास में गति कैसे आती है। लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में देश फिर से अस्थिरता के बवंडर में और कांग्रेस के शिकंजे में फंस गया। विकास तो दूर की बात है, देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया। साथियों, देश का भाग्य फिर तब बदला जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी। देश ने देखा कि जब नियत, नीति और निर्णय तीनों एक साथ काम करते हैं तो विकास की गति कैसी होती है। देश ने देखा कि जो काम दशकों में होते थे वो काम महीनों में होने लगे। 2014 में 74 एयरपोर्ट से 2026 में 160 से अधिक एयरपोर्ट तक, 2014 में 1000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे से 2026 में 6700 किलोमीटर एक्सप्रेसवे तक, 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो से 2026 में 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो तक, 2014 में 700 करोड़ रुपए डिफेंस एक्सपोर्ट से 2026 में 23,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट तक। देश ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। साथियों, 2014 में देश में केवल 25 करोड़ इंटरनेट यूजर थे। आज 100 करोड़ से अधिक यूजर इंटरनेट से जुड़े हैं। 2014 में डिजिटल पेमेंट्स ना के बराबर थे। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 देश है। 2014 में भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर मोबाइल बाहर से मंगाता था। आज भारत 33 करोड़ से अधिक मोबाइल हैंडसेट खुद बनाता है। 2014 में सोलर क्षमता केवल 2.5 गीगावाट थी। आज यह 150 गीगावाट से अधिक है। 2014 में एथेनॉल ब्लेंडिंग केवल 1.5% था। आज यह 20% तक पहुंच चुकी है। 2014 में देश की एक भी सेमीकंडक्टर यूनिट नहीं थी। आज देश में बन रही 10 से ज्यादा सेमीकंडक्टर यूनिट्स भारत को आधुनिकता की तरफ ले जा रही है। साथियों, हमने देश की जरूरतों को अपनी नीतियों और निर्णयों का आधार बनाया।
नई सोच से नए फैसले लिए। हमने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई, सहकारी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए अलग कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई, हमारे मछुआरे भाई बहनों के लिए अलग फिशरीज मिनिस्ट्री बनाई। हमारा फोकस क्लियर था, विकास की इस दौड़ में कोई पीछे न छूटे। साथियों, हमने दिव्यांगजनों के लिए कानून बनाया, आदिवासियों के लिए जनमन जैसी योजनाएं शुरू की। पशुपालकों और मछुआरों को पहले किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिलता था,